यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जो विजन है इसका जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 2 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 2 था और कोड इसका है 2342। इसका पार्ट 1 1 से 5 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, 1 से 5 तक डिस्कस कर चुका हूँ। 6 से जो आपका 10 होगा, राइट, 6 से 10 आपका सेकंड पार्ट में हो जाएगा। उसके बाद जो भी पार्ट 3 रहेगा वहाँ से 11 से 15 और फोर्थ पार्ट आपका रहेगा जो 16 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं पार्ट जो आपका 2 है, जो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है विश्व में दुर्लभ भूतत्वों, ठीक है, दुर्लभ भूतत्वों इसको बोलते हैं रेयर, जो अर्थ एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं। उसके विवरण का, उसके जो विवरण है उसका विवरण करना है, साथ ही क्या है उसके आर्थिक महत्व पर भी प्रकाश डालना है, ठीक है। तो देखो उसमें 3 से 4 बातें आपके दृष्टिकोण में आएंगी। दृष्टिकोण में पहले क्या बनाना है, आपको बताना है कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, राइट। ये आपको बताएंगे जो आपके दुर्लभ भूतत्व हैं उसके बारे में पहली बात में बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना है यहाँ पर कि विश्व भर में जो भू दुर्लभ तत्व हैं, राइट, जो भू दुर्लभ तत्व हैं उनकी वितरण की व्याख्या करनी है, क्या इनके वितरण है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताना है भारत में इनके वितरण के क्या उल्लेख हैं, मतलब क्या इनके संक्षेप में बता सकते हैं क्या क्या इनके उल्लेख किए गए, ठीक, राइट। चौथी बात मैं आपको बताना है यहाँ पर कि भू जो दुर्लभ तत्व हैं उनके आर्थिक महत्व की व्याख्या करना, जहाँ पे आर्थिक क्या महत्व हो सकते हैं उनकी व्याख्या कर देंगे। इस टाइप से आपका पूरा आंसर यहाँ पर लिखना रहेगा। तो उसके बाद अगला 5वां लिखेंगे पॉइंट निष्कर्ष, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर को देखते हैं किस टाइप से लिखना है। पहले मैंने कैसे बताया आपको, यहाँ पर बताया कि आपको दृष्टिकोण में लिखना है जो भू दुर्लभ तत्व हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे दुर्लभ भू तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। ये 17 धात्विक तत्वों का एक समूह होता है। कितना? 17 धात्विक जो तत्व हैं उनका एक समूह होता है। इसमें आवर्त सरणी में मौजूद 15, ठीक है, 15 लैंथेनाइट और इसके अलावा स्कैंडियम या इट्रियम शामिल होते हैं, राइट। ये आपको यहाँ से बता देना है। उसके बाद अपना यहाँ से देख लेना कि इतना इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे, 3 से 4 लाइन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नीचे विश्व में REE, ठीक है, REE, ठीक है, REES का वितरण, मतलब REES मतलब क्या होता है, वही आपका जो भू तत्व होता है या मृदा तत्व होता है उसको, ठीक है। तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं REES का वितरण, ठीक है, इसलिए लिखेंगे हेडिंग में। उसके अंदर हेडिंग में लिखेंगे, आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट डाल के या फिर पॉइंट डाल के ऐसे करके आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। उसमें लिखेंगे चीन के पास REES मतलब भू मृदा तत्व का सबसे बड़ा भंडार है। कितना? 38%। ये परसेंटेज डाटा जो है ये आपको दिखाना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका 44 मिलियन टन, यहाँ पर आपके 44 मिलियन टन भू जो मृदा तत्व हैं उसका भंडार यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही क्या है, चीन REE, ठीक है, REE का मैं फुल फॉर्म बता चुका हूँ कि वैश्विक उत्पादन के अनुमानिक रूप से 70% का योगदान करता है, राइट। चीन में REE के उत्पादन केंद्र जो हैं उसमें आंतरिक मंगोलिया, ठीक है, और जियांगसी, राइट, सिचुआन प्रांत में अवस्थित है, राइट। यहाँ पर आप यहाँ पॉइंट फर्स्ट पार्ट में बता देंगे। सेकंड बात में क्या बताना है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे हेडिंग में या पॉइंट में लिख देंगे। उसमें लिखना है REE का क्रमशः दूसरा तीसरा सबसे बड़ा भंडार कौन सा? वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम। ये कितना परसेंटेज है? ये इसका 19%, ठीक है, 19% है। और ब्राज़ील का 18% है। फिर भी उनका उत्पादन कम है, ठीक है, ये आपको पॉइंट बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वियतनाम में अवस्थित अधिकांश जो निक्षेप हैं चीन की सीमा पर पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि ब्राज़ील के प्रमुख निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? अरस्का या सेरा वर्डे, पिटिंगा, इन सब में अवस्थित है। ये तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिखना है? तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है यहाँ पर, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें REE का चौथा और 5वां सबसे बड़ा भंडार क्रमशः 10% रूस, ठीक है, रूस कितना? 10% और भारत 6%, ठीक है। ये आपको याद रखना है, भारत कितना है? 6%, क्योंकि भारत का आपको डाटा जरूर दिखाना है। कितना भी आप देश का दिखाओगे लेकिन भारत का स्थान कौन सा भी हो, कितना भी हो, वो आपको यहाँ दिखाना रहेगा, ठीक है। ये दोनों देश 5वें एवं 6ठे स्थान पर जो क्या उत्पादन करते हैं, राइट। अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे REE का 6ठा और 7वां सबसे बड़ा भंडार क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, 6ठा 7वां की बात होगी, ऑस्ट्रेलिया कितना? 3.5%, ठीक है। उसके बाद आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, राइट, ये आपका कितना? 1.3%। ये आपको पूरे डाटा बता के चलना है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालना है आपका भारत में वितरण, ठीक है, भारत में वितरण, ठीक है, ये हेडिंग डालना है आपको। इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल के भारत में REES का प्रमुख स्रोत मोनाजाइट है। भारत में मोनाजाइट का कुल भंडार कितना है? 12.47, ठीक है, मतलब 12.47 मिलियन टन है। भारत में REE के प्रमुख भंडार के अनुसार निम्न स्थान पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पॉइंट डालना है या ऐसे करके आप एरो डाल के दिखा सकते हैं। केरल में, केरल के जो कोल्लम है उसके चावरा जो आपका बैरियर बीच है, ठीक है, उसमें, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो आपका मानवकुल रीच है वहाँ पर दिखा देना है, जो रेत के निक्षेप पाए जाते हैं वहाँ। आंध्र प्रदेश में दिखा देना है, जो आपका आंध्र प्रदेश में भीमुनिपट्टम के तट पर स्थित रेत का निक्षेप वहाँ पर भी है। उड़ीसा में दिखा देंगे, उड़ीसा में गोपालपुर तट पर स्थित रेत है, राइट, वो दिखा देंगे। तो इसके अलावा यह सब इतने पॉइंट आप यहाँ दिखा सकते हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या बचता है आर्थिक महत्व क्या है। आरईई का आर्थिक महत्व, ये आपकी हेडिंग डाल देंगे कि आरईई का आर्थिक महत्व। इसके नीचे लिखना है आपको पॉइंट डाल के, आरईई का सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम अनुप्रयोग स्थायी चुंबकों के विनिर्माण में किया जाता है। ठीक है, नियोडीमियम इसको एनडी बोलते हैं। ठीक है, एनडी नियोडीमियम, ठीक है, इसको एनडी बोलते हैं। और समेरियम इसको बोलते हैं एसएम, ये इसके केमिकल नेम है। ठीक है, कि मिस धातु का उपयोग उच्च तापमान के सहने वाले शक्तिशाली चुंबक को बनाने के लिए किया जाता है। राइट, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार निम्नलिखित आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके उत्पादन के लिए यहाँ पर उपयोगी माने जाते हैं। ये आप यहाँ पर पॉइंट बता देंगे और कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हो गया सेल फोन, ठीक है, टीवी, कंप्यूटर, राइट, जेट विमान हो गए, आपका विंड टर्बाइन हो गया, ये सब आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर फिर पूरा हो जाएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे आप देखो आंसर तो पूरा आ जाएगा, कुछ और भी पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि सीरियम का उपयोग किस में करते हैं। जैसे कि सीरियम का उपयोग आप लेंस है, एलसीडी पैनल है, उसमें कर सकते हैं। ये आप उपयोग भी बता देंगे कहाँ पर इसके उपयोग करते हैं। ठीक है, और आपका सीरियम का समूह के तत्व क्या क्या है वो भी बता सकते हैं, कि जैसे दवा है, ठीक है, खुजली ना करने वाले एंटीसेप्टिक जो आपका ड्रेसिंग है वो, राइट, वाटर प्रूफ एजेंट्स, तो ये सब में आप बता सकते हैं किसमें किसका प्रयोग होता है। राइट, उसके बाद अपना क्या है, आप इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। अपना निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखना है अधिकांश उभरती प्रौद्योगिकी, ठीक है, के लिए दुर्लभ मृदा तत्व महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत को चीन सहित कुछ देशों में अपनी निर्भरता कम करने के लिए इन खनिजों की निष्कर्षण के लिए अन्वेषण करने या उसके उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। राइट, तो यहाँ पर अपना निष्कर्ष बता देंगे और यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन यहाँ से, महासागरों के तापमान को प्रभावित करने वाले, जो महासागर हैं उनके ताप को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। ठीक है, कारक कौन कौन से हैं, पहले किसकी बात पूछ रहा है, दृष्टिकोण आपको बताना है कि महासागरों की बात पूछ रहा है, कि महासागर में जो तापमान है वो क्या करते हैं, तो उसकी परिचय देंगे आप। ठीक है, महासागरों के तापमान में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण पर प्रकाश डालना है। पहले आप क्षैतिज बताएंगे, फिर ऊर्ध्वाधर बताएंगे, फिर ये क्या आपको प्रभाव करता है वो बताएंगे, उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो आंसर में आपको क्या लिखना है, जो विश्व के महासागर के तापमान संबंधी जो विभिन्नता का परिचय है वो बताएंगे। कैसे बताएंगे, कि महासागरीय सतह का जल निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं उसमें सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, जबकि ध्रुवपूर्वीय जल अधिक क्या है, ठंडा होता है। राइट, समान अक्षांशों पर महासागरीय बेसिन के पूर्वी भाग का जल पश्चिमी भाग के जल की तुलना में अधिक ठंडा होता है। राइट, यद्यपि महासागरों में अधिकांश जल अधिक गहरा और ठंडा होता है, लेकिन महासागर की सतह का जल काफ़ी गर्म हो सकता है। राइट, ये आप यहाँ पर पॉइंट बता देंगे। हेडिंग लिखेंगे नीचे से, हेडिंग में क्या लिखना है, महासागरों के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो महासागर के वितरण है उनको प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उनके प्रभावित करने कारक कौन कौन से, ये हेडिंग आप यहाँ डालेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट वाइज ऐसे करके बना देंगे अपना। उसमें हेडिंग डालेंगे अक्षांश, अक्षांश में लिखेंगे ध्रुवों की ओर प्रवेशी, ठीक है, प्रवेशी और विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्या है, घटता जाता है। ठीक है, घटता जाता है। सेकंड हेडिंग लिखेंगे स्थल और जल का असमान वितरण, उसमें लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे क्या है, उत्तरी गोलार्ध के महासागर के स्थल बहुत ही बड़े भाग से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट बता देंगे। थर्ड पॉइंट हेडिंग में क्या बताएंगे, सनातन पवन। ठीक है, सनातन पवन लिखें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिविलेजिंग विंड। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप स्थल से महासागरों की ओर बहने वाले जो पवनें हैं, महासागरीय सतह की जो गर्म जल है उसके तट से दूर यहाँ पर इसको ढकेल देती है, दूर कर देती है। राइट, इसके क्या है, इसके परिणाम स्वरूप ये नीचे का जल क्या है, ठंडा और ऊपर की ओर यहाँ पर आ जाता है। ये आपको पॉइंट बताना है। अगला पॉइंट इसी में महासागरीय धाराएं। ठीक है, इसमें हेडिंग डालना है महासागरीय धाराएं, इसमें लिखेंगे गर्म महासागरीय धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इनको प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी सतह का तापमान में वृद्धि कर देते हैं, जैसे कि जो ठंडी धाराएं हैं, लेब्राडोर की धारा जैसे ठंडी धारा कहते हैं। ठीक है, उसके सतही तापमान को क्या है, कम कर देते हैं, जिसके कारण ये ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अन्य कारक, इसकी हेडिंग डालेंगे अन्य कारक, और क्या क्या इसके कारक हो सकते हैं। अन्य कारक में लिखेंगे आप क्षेत्र की अवस्थिति और इसके आकार के कटकों की जो उपस्थिति होती है, उसकी स्थानीय मौसमी दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात, हरिकेन, कोहरा, बादल आदि, ये सब क्या है, इसमें महासागरों के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। आपसे एग्जांपल, आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं यहाँ से, कि इनमें से कौन सी स्थिति है जो महासागर के तापमान को वितरण को प्रभावित करती है। इनमें से कौन सी स्थिति महासागर के तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, आपको दे देगा चक्रवात, ठीक है, तूफान, हरिकेन, कोहरा, तो ये सब आपको याद रखना है। ये सभी क्या है, महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं। राइट, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नीचे, इसमें लिखेंगे तापमान का क्षैतिज वितरण। ठीक है, हेडिंग में लिखेंगे आप तापमान का क्षैतिज वितरण, उसमें क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे पॉइंट बना के
महासागरों की सतह का जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और ये विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर क्रमिक रूप से कम होता रहता है। यह पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान घटने की दर समानता प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विषुवत वृत्त की तुलना में कम बादल छाए रहने का कारण विषुवत वृत्त पर उच्चतम तापमान दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि इन क्षेत्रों में उच्च तापमान विषुवत रेखा के उत्तर की ओर दर्ज किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। प्रीलिम्स भी क्वेश्चन इससे बना सकता है, ठीक है। अगला हेडिंग डालना है इसमें दक्षिणी गोलार्ध। इसमें क्या लिखना है? दक्षिणी गोलार्ध 16 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में उत्तरी गोलार्ध महासागरों की अपेक्षाकृत अधिक तापमान लगभग कितना 19 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है, ठीक है, ये लिखेंगे। अगली आपको मेन हेडिंग डालनी है एक और, उसमें लिखना है तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। यह लिख सकते हैं सतह के जल से नितल तक, वो थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो आप ये लिख सकते हो तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, जैसा कि आप पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। इसमें लिखना है, हेडिंग डालना है प्रथम परत, ठीक है, मैं हेडिंग बता देता हूँ, प्रथम परत। दूसरे में क्या डालना है? धरती परत, सेकंड हेडिंग में धरती परत। तीसरे में क्या डालना है? धरती परत, ठीक है। 3 हेडिंग डालनी इसी टाइप से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो उनमें तीनों में लिखना है कि देखो प्रथम परत में आप ये लिखेंगे, पहले वाले में ये परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। धरती परत में क्या लिखेंगे? सेकंड वाले में, सेकंड में लिखना है आपको ऊपरी और निचले महासागरीय जल के आयतन को एक संक्रमणीय क्षेत्र द्वारा पृथक किया जाता है, राइट। इस संक्रमणीय क्षेत्र को ताप प्रवणता कहते हैं, ठीक है। यह 300 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई के बीच विस्तृत होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या लिखना है? तृतीय परत में या थर्ड लेयर में, निचला स्तर 1000 मीटर से अधिक गहराई से महासागरीय नितल तक विस्तृत है। यह परत बहुत ठंडी होती है और क्या सघन महासागरीय जल राशि का वर्णन करती है। ये आपको 3 पॉइंट यहाँ बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे समस्त महासागरीय जल का लगभग 90% भाग, ठीक है, कितना? 90% भाग गंभीर महासागर, ठीक है, जिसको डीपर ओशन बोलते हैं, वे सतह की परतों के साथ ज़्यादातर मिश्रित नहीं होते हैं। हालांकि वे वैश्विक महासागरीय धारा, ठीक है, कि संचलनों के माध्यम से सैकड़ों वर्षों में धीरे धीरे मिश्रण करते रहते हैं। ये आप यहाँ पर निष्कर्ष बता देंगे, या अपने में से आप कोई भी इसके अकॉर्डिंग अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं, जो आपने आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ये पूरा होता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 8वां क्वेश्चन है तापमान व्युत्क्रमण क्या है, ठीक है, तापमान व्युत्क्रमण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हुए निहितार्थों पर चर्चा करना है। आपको दृष्टिकोण में क्या बताना है? सबसे पहली बात बताना चाहिए ताप व्युत्क्रमण जो है क्या है, ये आप बताएंगे इंट्रोडक्शन में या प्रस्तावना में। दूसरी बात आपको बताना है तापमान व्युत्क्रमण की विभिन्न प्रकार, क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं, तापमान जो आपका तापमान व्युत्क्रमण है इसके, ठीक है। तीसरा आपको पृथ्वी के इसके निहितार्थ क्या है, जैसे पृथ्वी के इसके निहितार्थ हैं, इसकी चर्चा करना है। और चौथे में अपना निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आंसर को। इसमें देखो ताप जो आपका व्युत्क्रमण है क्या होता है। ये ताप व्युत्क्रमण क्षोभमंडल के तापमान के समांतर व्यवहार का उत्क्रम होता है। इस दशा में सतह पर ठंडी वायु की परत के ऊपर गर्म वायु की परत स्थित हो जाती है। समांतर दशाओं में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या है? घटता जाता है, ठीक है, तापमान घटता जाता है। लेकिन तापमान व्युत्क्रमण की इस दशा में क्या ये परिस्थिति विपरीत हो जाती है, राइट। इस परिस्थिति में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होने लगती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ लिखना है कई प्रकार, देखो आपके तापमान है, जो तापमान व्युत्क्रमण है कई प्रकार के होते हैं, आपको लिखना है तापमान व्युत्क्रमण कई प्रकार के होते हैं। उसमें हेडिंग डालनी पहली, मतलब पहला ऐसे करके सब हेडिंग है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये सब हेडिंग में आपको लिखना है। हेडिंग में लिखना है वाताग्रीय अथवा चक्रवाती तापमान, ठीक है, वाताग्रीय अथवा चक्रवाती तापमान। इसमें लिखना है आगे जब गर्म और शीत वातागर मिलते हैं तब उष्ण वातागर ऊपर की ओर उठता है और शीत वातागर भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। इससे वाताग्रीय व्युत्क्रमण का निर्माण होता है, ये आप लिखेंगे। सेकंड हेडिंग में लिखना है घाटी व्युत्क्रमण, घाटी तापमान व्युत्क्रमण या आप घाटी व्युत्क्रमण तापमान, ठीक है, वैली आपका जो है इन्वर्जन, ठीक है। ऊंची जो पर्वत हैं या गहरी घाटी हैं उनमें प्राय क्या है वायु की निचली परत तापमान जो ढाल वाली सतह होती है उसमें समानांतर ऊंचाई के साथ साथ घटने के बजाय बढ़ने लगता है, राइट। धरातल उसमें वापस जो होती है अंतरिक्ष में तेजी से विकृत होने लगती है और धरातल के ऊपरी परतों में क्या तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, ये आपको सेकंड पॉइंट में बताना है। थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे? थर्ड पॉइंट की हेडिंग है भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण, ठीक है, भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण। उसमें क्या लिखना है? यदि वायु ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो वह ठंडी हो जाती है और भूपृष्ठीय उत्क्रमण का विकास होता है, ठीक है। यह परिघटना तब तक चलती रहती है जब तक कि क्या वायु ऊपर के जो वायुमंडल है उसकी तुलना में अधिक ठंडी ना हो जाए, ये आपको अगला बताना है। अगली हेडिंग क्या है?
अवतलन व्युत्क्रमण, अगले हेड में क्या डालेंगे, अवतलन व्युत्क्रमण, चौथी हेडिंग है उसमें लिखेंगे जब पवन की एक विस्तृत परत नीचे की ओर अवरोहित होती है तब क्या है, अवतलन, ठीक है, अवतलन व्युत्क्रमण विकसित होता है, राइट। वायुमंडलीय दाब में जो परिणाम वृद्धि होती है उस पर क्या है, संकुचित जो इसकी परिणामी परत है वो क्या संकुचित और गर्म हो जाती है, जिससे तापमान की जो दर है वो कम हो जाती है। ये आपको अगला बताना चौथे में। ये आपका 4 पॉइंट हेडिंग पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है पृथ्वी पर तापमान व्युत्क्रमण के निहितार्थ, ठीक है। यहाँ पे निहितार्थ पूछे, अगर निहितार्थ नहीं पूछे तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो चुका होता है, ठीक है। इसके निहितार्थ पूछे तो निहितार्थ आप पॉइंट में लिख देंगे, ऐसे कर करके पॉइंट में आप डालेंगे। पृथ्वी के तापमान का व्युत्क्रमण के निहितार्थ पॉइंट 1 में लिखेंगे। तापमान व्युत्क्रमण बादल बनने के वर्षण, दृश्यता और निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है तीव्र तड़ित झंझा और टॉर्नेडो भी तापमान व्युत्क्रमण से संबंधित होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तापमान व्युत्क्रमण के कारण वायु प्रदूषक जैसे धूल, कण और धुआं सतह पर नहीं फैलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, तापमान व्युत्क्रमण भी वायुमंडलीय स्थिरता को जन्म देता है, जिससे क्या है वायु का अधोमुखी व ऊर्ध्व संचलन स्थगित हो जाता है। जो टाइप से आप 4 से 5 पॉइंट आप यहाँ बता सकते हैं। और देखो निष्कर्ष जरूरी नहीं कि इस वाले में निष्कर्ष आपको लिखना है, निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं अगर लिखना होगा तो, वरना इसमें निष्कर्ष नहीं लिखना है, ठीक है। तो 9वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 8वां पूरा होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है वर्षण के लिए अनिवार्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए, वर्षण के लिए अनिवार्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए इनकी विभिन्न रूपों और प्रकारों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वर्षण की बात कर रहे हैं। वर्षण का क्या अर्थ है आप इसको संक्षेप में बताएंगे इंट्रोडक्शन में। दूसरी बात क्या है, ये बोला इनकी परिस्थिति, इनकी क्या क्या परिस्थिति हैं वो आप परिस्थितियाँ बताएंगे, क्या क्या परिस्थिति इसमें, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में वर्षण के विभिन्न रूप हैं, यहाँ पे विभिन्न रूप हैं, उनके प्रकारों पर चर्चा करना है। तो देखो सब जितना भी आंसर निकालते हैं सब इसी पॉइंट से आपको आंसर निकालना है, एक लाइन से पूरी बातें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। तो लिखते हैं आंसर को। देखो आंसर वर्षण का बोल रहा था, ठीक है। वर्षण क्या है, तो वर्षण क्या है, वर्षण वायुमंडलीय जल वाष्प के संघनन का वह उत्पाद है जो गुरुत्वीय आकर्षण के कारण बादलों से पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है। वर्षण के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थिति में जो आवश्यक परिस्थिति होती है उसके निम्नलिखित यहाँ पर 7 तत्व होते हैं या निम्नलिखित शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, जब पॉइंट वाइज लिख करके लिख लेंगे, जलीय निकायों में पर्याप्त मात्रा में वाष्पीकरण होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या वायु राशि जो है जलवाष्प से संतृप्त हो सके, पहला पॉइंट में लिखना है। दूसरा पॉइंट है संघनन में सहायता के लिए पर्याप्त नाभिक, ठीक है। तो संघनन में पर्याप्त सहायता है उसके लिए पर्याप्त क्या है, नाभिक होना चाहिए, न्यूक्लियर है वो उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है जल वाष्प के संघनन के लिए मौसम की स्थिति क्या है, अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसके लिए मौसम की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, भी आपका तब आपका जल वाष्प संघनन होगा। उसके लिए क्या है, अगला पॉइंट चौथा, संघनन के उत्पादों को वर्षण के किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप 4 पॉइंट बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 4 पॉइंट यहाँ पर बता देंगे। हेडिंग यहाँ पर डालना रहेगा आपको, मेन हेडिंग डालनी है। वर्षण कई प्रकार से हो सकता है, ये विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसके निम्नलिखित परिणाम है, ठीक है। ये बोल सकते हैं आप वर्षण कई प्रकार के होते हैं, ये निम्नलिखित हैं, ऐसे करके बता सकते हैं। यहाँ पर भी हेडिंग पड़ेगी, करीब 3 से 4 हेडिंग यहाँ भी पड़ेगी। पहली हेडिंग में लिखना है आपको वर्षा, इसके अंतर्गत लिखेंगे यह बूंदों के सतह पर गिरने के कारण होती है, ठीक है। बूंदों के आकार में बढ़ती जाती है और इसमें क्या है आकार में, इसके आकार में पहुँच तक, मतलब इसके आकार बढ़ने के साथ साथ और पहुँच तक में जाती है, ठीक है। ऐसे आकार तक पहुँच जाती है जो कर्षण या ड्रैग माध्यम से क्या है हवा में टिके रहने के लिए बहुत भारी हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बताएंगे वर्षा में, ठीक है। हिमपात क्या है, स्नो इसको बोलते हैं। हिमपात तब होता है जब छोटे छोटे जमे हुए जो आपके स्नोफ्लेक्स हैं सतह पर गिरते हैं, और क्या है स्नोफ्लेक्स के निर्माण और सतह तक पहुँचने के लिए बादल और वायुमंडल का तापमान हिमांक से नीचे होता है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, सहीम वृष्टि, ठीक है। सहीम वृष्टि इसको बोलते हैं स्लीट, ये हिम के छोटे गोलों, ठीक है, हिम के छोटे गोलों के रूप में होती है। इसे स्नोफ्लेक्स वायुमंडल के उस भाग तक पहुंच जाते हैं जहां तक तापमान हिमांक से अधिक होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पॉइंट बताना है। अगली बार क्या है, अगला पॉइंट हिमवर्षा, चौथा पॉइंट में लिखेंगे हिमवर्षा हेडिंग में। हिमवर्षा में लिखना है ये वायुमंडल के एक जमे हुए भाग के पिघलने के कारण तरल बूंदों के रूप में होती है, ठीक है। यह है भाग हिमांक के ऊपर होता है, लेकिन हिमांक के नीचे वायुमंडल का भाग जो होता है भारी जो वर्षा है उनके बूंदों का पुनः हिमीकरण के लिए बहुत पतला होता है, ये आप लिखेंगे। अगला पॉइंट हेडिंग में ओलावृष्टि, इसमें लिखेंगे जब तड़ी झंझा के ऊपर हिम इतनी भारी हो जाती है तो ऊपरी खिंचाव को वहन या नहीं कर पाती है, ठीक है, उससे क्या ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि में लिखना है फुहार, देखो ये सब आपको अपने आप से भी पॉइंट लिख लेना है। ओलावृष्टि क्या होता है, फुहार क्या होता है, सनशावर क्या होता है, हिमकण क्या होते हैं, डायमंड डस्ट क्या होते हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। जैसे कि वहाँ पर टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे टाइम मिला 2 घंटे का, आपका 5-6 मिनट का टाइम मिला तो इस 5-6 मिनट में आपको क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट यहाँ डालने हैं। ये पूरे पॉइंट आपको नहीं डालना है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे हिमकण है, इसमें क्या लिखेंगे,
ये हिमकण बहुत छोटे होते हैं जो सफ़ेद और अपारदर्शी कण होते हैं, ठीक है, काफ़ी सपाट, जिनका क्या व्यास समान तौर पर 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, ये आप यहाँ पर बता देंगे। डायमंड डस्ट क्या होता है, डायमंड डस्ट डाल देंगे हेडिंग, उसमें लिखेंगे यह बर्फ़ के अत्यंत छोटे क्रिस्टल होते हैं जो समान तौर पर निम्न स्तर से -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कितना, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर निर्मित होते हैं। ये वायु में बर्फ के जो रवे होते हैं उसके प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण चमकदार प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आपको पूरी हेडिंग ये सब डाल के 6-7 हेडिंग में आपको पूरा कर देना है। अगला क्या लिखेंगे इसमें, वर्षण के विभिन्न प्रकार, यहाँ पे बोला कि विभिन्न प्रकार हैं, क्या क्या प्रकार हैं, तो लिख देंगे प्रकार, जैसे कि चक्रवाती वर्षण, ठीक है, चक्रवाती वर्षण के बारे में बता देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, संवहन वर्षण, संवहन वर्षण क्या होती है, पर्वतीय वर्षण, पर्वतीय वर्षण क्या होती है। ये क्लास 7 का आप जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर एनसीईआरटी का काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी 7th और 8th में, ठीक है। तो ये सब ये जो पॉइंट है तीनों, चक्रवाती वर्षण, संवहन वर्षण, पर्वतीय वर्षण, ये तीनों अपने आप से आप लिख सकते हो देख के, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपका आंसर 9वां पे पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसमें निष्कर्ष नहीं लिखना है 9वें में, 8वें 9वें में दोनों में निष्कर्ष नहीं लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, इस पार्ट का 10वां क्वेश्चन लास्ट रहेगा 6 से 10, उसके बाद 11 पार्ट 3 में करेंगे। इसमें क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों के संचरण का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। भूकंपीय तरंगों के संचरण का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किस प्रकार सहायता करती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या लिखना है दृष्टिकोण में, अपना दृष्टिकोण में लिखेंगे दृष्टिकोण में आपको लिखना है भूकंपीय तरंगें हैं, उसके बारे में व्याख्या करना है, क्या भूकंपीय तरंगें होती है, ठीक है। उसके बारे में भूकंपीय तरंगों, सेकंड बात भूकंपीय तरंग की संचरण क्या है, जैसे कि पूछा यहाँ पर संचरण की जो प्रक्रिया है वो बताना है। तीसरे में क्या है, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो आंतरिक भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनके महत्व की क्या व्याख्या है वो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो तीनों पॉइंट यहाँ से आप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, क्या लिखना है भूकंपीय तरंगों की व्याख्या में। इसमें लिखेंगे भूकंपीय तरंग एक यांत्रिक विक्षोभ या ऊर्जा समूह का वह भाग है जो पृथ्वी में एक दूसरे बिंदु से तक संचरण कर सकता है, ठीक है। भूकंपीय तरंगें मूलतः क्या है, 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका भूगर्भिक, ठीक है, भूगर्भिक होती है एक, दूसरी क्या होती है, धरातलीय, ठीक है, दूसरी आपकी धरातलीय होती है। एक भूगर्भिक, दूसरी आपकी धरातलीय, ये 2 तरंगें होती हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगें विभिन्न तरीकों में संचरण कर, जो भूकंपीय तरंगें विभिन्न तरीकों से संचरण भी कर सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप दिखा सकते हैं क्या क्या पॉइंट है, जैसे देखो यहाँ बता सकते हैं, हेडिंग डालेंगे इसमें भूगर्भिक तरंगें, जैसे मैंने आपको बताया भूगर्भिक तरंगें, ये तरंगें उद्गम केंद्र पर ऊर्जा मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन सी, पी तरंगे और आपकी एस तरंगे, ये आप सबने पढ़ा ही होगा, पी तरंगे एस तरंगे क्या होती हैं, ये आपको दोनों बातें यहाँ पर बता देनी है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, ये अपने आप से आप देख लेंगे, अगर कहीं से आप टॉपिक पढ़ते होंगे ज्योग्राफी का जो भी फॉलो करते हैं मेटेरियल वहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सब पूरा आपका ये स्टैटिक पोर्शन है, राइट। उसके बाद धरातलीय तरंगे लिखेंगे। धरातलीय तरंगों में क्या लिखना है, ये भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय जो शैल हैं उनके माध्यम से अन्योन्य क्रिया के कारण ये नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर पॉइंट बताएंगे। इनके अंदर क्या आती है, इनके अंदर भी आपकी 2 तरंगें आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक आती है लव तरंगें और एक आती है रेले तरंगें, ठीक है। धरातलीय तरंगों के अंदर लिखेंगे, एक आती हैं लव तरंगें, ठीक है, तरंगें, दूसरी आती है आपकी रेले, ठीक है, रेले तरंगें। तो ये दोनों तरंगों के बारे में आप एक बार स्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दोनों तरंगों के बारे में आप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पॉइंट देके आप बताएंगे, इसमें पॉइंट देके आपको बताना है, ये लिखने के बाद पॉइंट देके बताएंगे। पी और एस तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत अलग तरीके से संचरण करती हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, प्रारंभ में पी और एस तरंगें भूकंप की अधिकेंद्र से बाहर की ओर सभी दिशाओं में संचरण करती हैं। जब ये तरंगें अधिकेंद्र से संचरण करती हैं तो एक वृत्तखंड का अनुसरण करती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, पी तरंगों को अधिकांश भूकंप लेखी यंत्र में दर्ज किया जाता है क्योंकि उनमें क्या ठोस और तरल दोनों परतों के संचरण करने की क्षमता होती है। अगला बताएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, चूंकि क्या यस तरंगें तरल पदार्थ से संचरण नहीं कर पाती इसलिए भूकंपीय छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। जब ये बताएंगे उसके बाद निष्कर्ष, ये अपना एक पॉइंट लिख देंगे इसमें, ये लिखेंगे, इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग तरल पदार्थ की परत से निर्मित होता है, ठीक है, ये निर्मित है। इसके अलावा उन कोणों मतलब एंगल्स का पता लगाकर जिनके बीच पी और एस तरंगें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, पी और एस तरंगें नहीं पाई जाती हैं, उन्हें पृथ्वी के तरल कोर की त्रिज्या की गणना की जा सकती है, ठीक है। ये आप यहाँ पर अपना निष्कर्ष समझ लीजिए या फिर अपना नीचे पॉइंट यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आपके यहाँ से आंसर 10वां पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से क्या 10 तक आपके यहाँ से आंसर होगा, लिख के चेक भी करा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो आंसर मैं आपका चेक करके आपको रिटर्न कर दूँगा, राइट। यहाँ पे
देखो सेकंड पार्ट में मैंने 6-10 करा दिया, उसके बाद जो 11वां नंबर क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 11 से 15, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में, 16 से 20 आपको पार्ट 4 में करा देंगे। तो देखते रहिए। और जो आपका टेस्ट विजन का टेस्ट है और दृष्टि का जो टेस्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है। प्रीलिम्स का वो भी करा चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। राइट, कोई डाउट होता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल में भी इसका मैं कुछ PDF रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।